जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर के सीरीज को फिर से लेकर आए हैं और आज करंट अफेयर्स में संपूर्ण 2024 को कंप्लीट करेंगे। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें मान के चलिए कम से कम एक साल का करंट अफेयर्स आपको कवर करना होगा और इसमें हम लोग सभी राजनीतिक घटनाओं को, आर्थिक घटनाओं को, खेल जगत को, पुरस्कार सम्मान को, परिवर्तित नाम, सैन्याभ्यास, इन सबको कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, इन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है आपका और क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स का आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको भी मौका दिया जाएगा, आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं। कुछ सेकंड का टाइम आपको मिलेगा इसका आंसर देने के लिए और इस क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए जो डिस्क्रिप्शंस हैं उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। तो सारे लोग जल्दी से जुड़िए और फिर हम लोग क्वेश्चन की सीरीज को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास हैं। 2024 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग आरंभ करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। इसमें आज हम लोग मूल रूप से राजनीतिक घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। 2024 में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं सरकार के द्वारा, खासकर केंद्र सरकार के द्वारा जो राजनीतिक निर्णय हुए हैं उनके माध्यम से जो कार्य किया गया है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और फिर हम लोग क्वेश्चन को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है, इसका आंसर और इसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या हो सकता है, उससे संबंध में जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सबको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। जुड़ जाइए सब लोग जल्दी से। आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनावरण किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा या लोकसभा राज्यसभा के उपसभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो यहाँ पर आपको सही आंसर देना है कि उच्चतम न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसके द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया है या उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास और फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन पे चलेंगे और देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका अनावरण किसने किया, प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा हुआ, स्पीकर के द्वारा हुआ या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कुछ लोगों का सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। अब ये अनावरण कब किया गया, इस प्रतीक चिन्ह में क्या है, ये तमाम चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। फिलहाल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ से बनने वाले और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ देखिए पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है 1 सितंबर 2024 को, अभी पिछले महीने में 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। तो यहाँ पे अनावरण किसके द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। कब किया गया, डेट भी पूछ सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 2024 को किया गया। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं, तो इनके द्वारा इसका अनावरण हुआ है। अगले पॉइंट में देखिए इससे बनने वाले कुछ और प्रश्न हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के
गठन का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्राविधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्राविधान किया गया है। और ये अनुच्छेद 124 संविधान के किस भाग में है? ये भी एक क्वेश्चन है, देखते हैं सही जवाब कौन देता है। अनुच्छेद 124 संविधान के किस भाग में वर्णित है? करेक्ट आंसर देखते हैं किसका सबसे पहले आता है। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन पहली बार कब किया गया था। बाद में जब हमारा देश आजाद होता है तो इसको मान्यता प्रदान की जाती है, फिर से इसका उद्घाटन किया जाता है, लेकिन शुरुआत में इसका गठन कब हुआ था? तो यहाँ देखिए, ब्रिटिश काल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से 1774 ईस्वी में, कब? 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब भारत में शुरू हुआ, शुरुआत में तो ये लोग व्यापार करते थे, लेकिन प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, उसके बाद इलाहाबाद की संधि बंगाल में हुई, और उसके बाद फिर ये लोग ढेर सारा धन लूटने लगे भारत से और धन का बहिर्गमन करने लगे। तो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था और उसी एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये एक्ट कब आया? 1773 ईस्वी में आया था। और इसी एक्ट के माध्यम से बंगाल में यानी कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो सबसे पहले भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो 1774 में बंगाल के कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। एक प्रश्न और यहां से बनता है, देखते हैं सही जवाब कौन देता है। इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर आपको ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं सही जवाब किसका होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यह है, इसका आंसर ढूंढिए जल्दी से कि अनुच्छेद 124 का वर्णन संविधान के किस भाग में है। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। तो बना तो ये था 1774 में ही, लेकिन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद इसका उद्घाटन किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता प्रदान की जाती है और ये भारत का अंतिम न्यायालय घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि इसके पहले जब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो इसके निर्णय के विरुद्ध भी अपील करने का अधिकार था, लेकिन ये अपील भारत में नहीं हो सकता था। अगर कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में कोई निर्णय आया है तो इसके विरुद्ध अपील की जा सकती थी, लेकिन उसके लिए ब्रिटेन जाना पड़ता, लंदन जाना पड़ता, प्रीवी काउंसिल में उसके खिलाफ अपील की जा सकती थी। लेकिन भारत में अब स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय अंतिम बिंदु है, इसके दिए गए निर्णय के खिलाफ फिर कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन कर दिया गया। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे भाई? स्वतंत्रता के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? क्वेश्चन बार बार पूछता है स्टैटिक जीके में कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे अब तक आपको इसका आंसर मिल गया होगा। जो दोनों क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे अनुच्छेद 124 संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 5 में है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक वर्णित है।
100 अनुच्छेद हैं संविधान के भाग 5 में। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, अनुच्छेद 124 संविधान के भाग 5 में वर्णित है। दूसरा क्वेश्चन, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? सर एलिजाह इम्पे यहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के, जो 1774 में स्थापित हुआ था। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से बनने वाले कुछ अन्य क्वेश्चन हो गए, इस क्वेश्चन के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है सुप्रीम कोर्ट के। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया, तो 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। और यहाँ नीचे देखिए क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो 28 जनवरी को ही इसका उद्घाटन हुआ था स्वतंत्रता के बाद। तो इसका स्थापना दिवस कै तारीख को मनाया जाएगा? 28 जनवरी को ही इसी तिथि पर मनाई जाएगी। तो 28 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया और साथ ही साथ अपने स्थापना की हीरक जयंती वर्ष यानी डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत की। 75 साल पूरे होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के, 2025 में 75 साल पूरा हो जाएगा। तो डायमंड जुबली ईयर मनाना शुरू कर दिया है, हीरक जयंती वर्ष मनाना शुरू कर दिया है इसी वर्ष से। आगे कह रहा है 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 75 साल पूरे हो जाएंगे 28 जनवरी 2025 को। तो इसकी शुरुआत 28 जनवरी 2024 से ही शुरू हो गई है। तो साल भर ये कार्यक्रम चलता रहेगा, प्रोग्राम चलता रहेगा। 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 28 जनवरी 2025 को। तो 28 जनवरी 1950 को इसको मान्यता प्रदान किया गया था और 75 साल पूरे हो जाएंगे और उसी के उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आगे एक पॉइंट और है, सर्वोच्च न्यायालय के इस ध्वज के निचले भाग में संस्कृत भाषा में कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया भाई? यतो धर्मस् ततो जयः, यतो धर्मस् ततो जयः लिखा गया है। और इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? इस श्लोक का अर्थ है जहां धर्म है वहीं जीत है। तो ये जो ध्वज का अनावरण किया गया है, इस ध्वज के निचले हिस्से में संस्कृत भाषा में एक श्लोक लिखा गया है और इस श्लोक का अर्थ है जहां धर्म है वहीं जीत है। यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वहीं पर जीत है, ये इसका स्लोगन बनाया गया है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से इस पहले प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा और इस पहले प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का एक बैकग्राउंड आपको मिल गया, ऐतिहासिक घटनाक्रम मिल गया कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, कहाँ पे की गई थी, किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी, इसके पहले चीफ जस्टिस कौन हुए थे, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद इसको मान्यता कब दिया गया और पहले चीफ जस्टिस कौन बने। तो ये तमाम प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ से प्राप्त हो गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न के तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE कहा जाता है इसको। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब प्रदान किया? तो आप जानते हैं कि भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो त्रिस्तरीय है, 3 स्तरों पर चुनाव होता है। एक तो केंद्र में चुनाव होगा और केंद्र में जो चुनाव होता है आम चुनाव, उसमें लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा में
एमपी का चुनाव होता है। दूसरे स्तर पे राज्यों में चुनाव होगा, और राज्यों में जो चुनाव होता है वो विधानसभा का चुनाव होता है। विधानसभा यानी एमएलए का चुनाव होगा यहाँ पर। और एक तीसरे स्तर पे भी चुनाव होता है जिसको पंचायती राज का चुनाव कहा जाता है। पंचायती राज, जिसमें 3 स्तर पे पंचायती राज का गठन किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो 3 स्तरों पर यहाँ स्थानीय स्तर पे चुनाव कराया जाता है। तो आप जानते हैं कि इस समय अगर आप देखेंगे तो लोकसभा का चुनाव अलग समय पर, विधानसभाओं का चुनाव अलग समय पर, और पंचायती राज व्यवस्था यानी जो ग्राम पंचायतों का चुनाव है, जिला पंचायतों का चुनाव है, वो अलग अलग समय पर होता है। और जब चुनाव होते हैं तो ढेर सारा संसाधन खर्च होता है, सरकार का ढेर सारा धन खर्च होता है। इसके अलावा बहुत सारा संसाधन इसमें लगता है, मानव संसाधन भी लगते हैं, बहुत सारे कर्मचारी इसमें लगाए जाते हैं चुनाव को संपन्न कराने में। तो बड़ा मुश्किल काम ये होता है। तो प्रयास ये किया जा रहा है इस समय कि सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाए। अगर ये सारे चुनाव एक साथ करा लिए गए तो काफी धन की बचत होगी, मानव जो संसाधन इस्तेमाल में लाया जाता है उसकी बचत होगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, हमारी कैबिनेट ने, सरकार ने इसको मंजूरी प्रदान कर दिया है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए और ये कराया जाएगा। शुरुआत में तो ऐसे ही था। पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। तो 1950 से लेकर के लगभग 1967 तक का जो चुनाव था, वहां केंद्र का चुनाव और राज्यों का चुनाव एक साथ हुआ करते थे। ये चुनाव एक साथ हुआ करते थे। ये चुनाव तो था ही नहीं उस समय। आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता 1992-93 में प्राप्त होता है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यहाँ पर ये चुनाव तो होता ही नहीं था। 2 ही स्तर पे चुनाव होते थे शुरुआत में, केंद्र में लोकसभा का चुनाव और राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता था। तो 1967 तक ये चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में आ, आगे पीछे ये चुनाव होने लगे। और आज स्थिति ये है कि देश में किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होता रहता है। जैसे अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया गया है काफी समय के बाद, लगभग 4.5-5 साल राष्ट्रपति शासन था वहां पर। अनुच्छेद 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था, और उसके बाद से ही राष्ट्रपति शासन लगातार लगा रहा, अभी तक चल रहा था। अब जाकर के यहाँ चुनाव संपन्न हुआ है। और इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो उसमें कांग्रेस पार्टी अलायंस के रूप में है और कुछ निर्दलीय विधायक भी साथ में जुड़ गए हैं। तो पूरी संभावना है कि 2-3 दिन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार बना लेगी। तो यहाँ पर चुनाव अलग अलग समय पे हो रहा था। तो इस सरकार ने इसको मंजूरी दे दिया है कि अब देश में एक चुनाव होगा, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की परंपरा को आरंभ किया जाएगा। तो यहीं से ये क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये मंजूरी कब प्रदान किया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 18 सितंबर, 21 सितंबर, 20 अगस्त या 15 अगस्त 2024 को यह मान्यता दिया गया। इतने समय में आपने आंसर संभवतः ढूंढ लिया होगा। देखते हैं सही जवाब किसका आता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी कब प्रदान किया गया? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, और सही आंसर है 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी प्रदान कर दिया गया। अब इसको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, यहाँ से बनने वाले और क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, कह रहा 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इस संबंध में 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू के पहले राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि
एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को जो मंजूरी प्रदान की गई है, ये किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर प्रदान की गई है? तो ये कमेटी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया? तो इसने अपना रिपोर्ट दिया है 2 सितंबर 2023 को। इसी रिपोर्ट के आधार पे ये मंजूरी प्रदान किया गया। और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इस समिति में कुल 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य शामिल थे। और अध्यक्षता किसने किया था? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। एक उच्च स्तरीय समिति था। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मिलित थे और भी कुछ लोग इसमें सम्मिलित किए गए थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को पेश किया था। तो 2 सितंबर को इस समिति का गठन किया गया था 2023 में, और 14 मार्च को इस समिति ने अपना रिपोर्ट दे दिया। और इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दिया कि इस तरह का प्रक्रिया अपनाया जाएगा। अब इसके लिए क्या करने की जरूरत पड़ेगी? अगर एक ही समय में सारे चुनाव कराने हैं तो उसके लिए कुछ संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में निर्वाचन अधिनियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में कुछ उपबंध ऐसे हैं जिसको हटाना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। और उसके लिए संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ में कुछ विधि भी बनाने पड़ेंगे, कुछ एक्ट बनाने पड़ेंगे जिसके माध्यम से इसको संभव बनाया जा सके। तो चलिए कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं इसमें। यहां देखिए, इस प्रस्ताव के अनुसार देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। ये चुनाव 2 चरणों में होगा। क्या क्या होगा इसमें? प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, यानी एमपी का चुनाव और एमएलए का चुनाव एक साथ होगा पूरे देश में। केंद्र का भी आम चुनाव और राज्यों का भी आम चुनाव एक साथ कराया जाएगा। एमपी एमएलए का चुनाव एक साथ हो जाएंगे। तो 28 राज्य में एमएलए का चुनाव होता है और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली है, पांडिचेरी है और जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे विधानसभा चुनाव होते हैं। तो 28 3 31 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होंगे और केंद्र में लोकसभा का चुनाव। ये चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके अलावा जो पंचायती राज व्यवस्था है ये दूसरे चरण में आएगा। दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव 100 दिन के भीतर करा लिए जाएंगे, यानी ये चुनाव संपन्न होने के 100 दिन के अंदर ये चुनाव भी पूरा करा लिया जाएगा, यानी 100 दिन के भीतर सारा चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। इस तरह का एक प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। अब उसके लिए कानून बनेगा और उसी कानून के हिसाब से ये आगे चुनाव कराए जाएंगे। तो 2 चरणों में चुनाव कराने की बात इसमें कही गई है। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे, एमपी एमएलए का चुनाव होगा, और दूसरे चरण में पंचायती राज का चुनाव होगा। इसमें ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर, तीनों स्तरों पर चुनाव कराए जाएंगे। और इसके लिए क्या करना होगा भाई? इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान संशोधन और निर्वाचन अधिनियम को पारित करना होगा। यानी संविधान में कई स्थानों पे संशोधन करने पड़ेंगे। जो कार्यकाल रखा गया है लोकसभा के सदस्यों का, विधानसभा के सदस्यों का, उस कार्यकाल में कुछ संशोधन करना पड़ेगा और कुछ कानून बनाने पड़ेंगे जिसके माध्यम से ये चुनाव संपन्न कराए जा सके। तो कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब एक सरकारी विधेयक पेश होगा पार्लियामेंट में और उस विधेयक के माध्यम से अधिनियम का निर्माण किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन भी किए जाएंगे। और इन संशोधनों के माध्यम से 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रोग्राम आरंभ कर दिया जाएगा। तो ये दूसरा प्रश्न था हमारा कि इसको मंजूरी कब प्रदान किया गया, तो आपका आंसर मिल गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस क्रम के विधि आयोग के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई है? विधि आयोग के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई है। आप जानते हैं कि भारत में कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए विधि आयोग का गठन किया जाता है और ये विधि आयोग समय समय पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती रहती है और इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए नए अधिनियमों का निर्माण किया जाता है।
तो स्वतंत्रता के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद विधि आयोग का गठन किया जाने लगा, जो विधि मंत्रालय है, इस मंत्रालय के तरफ से ये आयोग गठित किया जाता है और ये आयोग विधिक मामलों पर सलाह देती है इस मंत्रालय को, और फिर सरकार इस सलाह के अनुसार आगे विधियों का निर्माण करती है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस क्रम के विधि आयोग का गठन किया गया है, तो क्रम में दिया हुआ है 19वां, 21वां, 22वां और 23वां। तो किस क्रम के विधि आयोग का गठन किया गया है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। देखते हैं सही जवाब किसका आता है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, देखते हैं सही जवाब कौन देता है। क्या हो जाएगा आंसर? 19वां होगा, 20वां होगा या 21वां होगा या 23वां होगा? सही आंसर क्या होगा? 19वां, 21वां, 22वां या 23वां? तो सही जवाब क्या होगा इसका? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 23वां। 23वें विधि आयोग के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई है। तो किस नंबर का? ये जो 22वां था ये पूर्ण हो गया, 22वां पूर्ण हो गया, अब 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि विधि आयोग का जो गठन होता है वो कितने समय के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए होता है। अब इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था और इस विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखते हैं सही जवाब कौन देता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया? एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस समय प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? प्रथम लॉ कमीशन के प्रथम विधि आयोग के। देखते हैं सही जवाब किसका आता है। इससे बनने वाले बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। पहले देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन देता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? चलिए आप लोग आंसर ढूंढते रहिए, तब तक हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को वन बाय वन आप लोग समझते रहिए। ऐतिहासिक बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टैटिक जीके के रूप में भी ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए 2 सितंबर 2024 को, अभी पिछले महीने में 23वें विधि आयोग के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई है। तो आंसर आपको मिल गया होगा। किस नंबर का ये विधि आयोग है? 23वें नंबर का विधि आयोग है, यानी 22 विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त होते ही नए विधि आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अब ये अधिसूचना जारी कौन करता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। भारत में विधि आयोग यानी लॉ कमीशन एक गैर संवैधानिक निकाय होता है। आप जानते हैं कि मुख्य रूप से 2 तरह के निकाय होते हैं, एक संवैधानिक निकाय होता है, एक गैर संवैधानिक निकाय होता है। संवैधानिक निकाय क्या है? संवैधानिक निकाय उस निकाय को कहा जाता है जिसका वर्णन संविधान में हो, उसको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। जैसे निर्वाचन आयोग, जैसे वित्त आयोग, तो ये सारे जो आयोग हैं ये संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन जो विधि आयोग है ये गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। ये विधि मंत्रालय के द्वारा इस आयोग का गठन किया जाता है। कैसे होता है इसके बारे में जान लीजिए। विधि आयोग का गठन केंद्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जारी किया जाता है। तो इस आयोग के गठन का अधिसूचना जारी होगा, और ये अधिसूचना कौन जारी करता है? ये अधिसूचना जारी करता है विधि और न्याय मंत्रालय के कार्य विभाग के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे 3 वर्षों के लिए मंजूरी प्रदान किया है, और ये 3 वर्ष का समय क्या है? 1 सितंबर 2024 से
31 अगस्त 2027। तो 3 वर्ष के लिए इसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है। और ये मंजूरी कब से कब तक के लिए प्रदान किया गया है? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए इसको मंजूरी दिया गया है। 3 वर्ष के लिए ये विधि आयोग गठित की गई है। तो बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर 2 सितंबर 2024 को 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई। अभी भी वो प्रश्न बरकरार है, किसी ने अभी तक जवाब दिया नहीं है। सही आंसर क्या होगा कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? एक प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ और किसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए इसके डिस्क्रिप्शन पे चलेंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया गया। अब ये लॉर्ड मैकाले कौन था और किस रूप में ये भारत आया था, इसके बारे में जब आप ऐतिहासिक बैकग्राउंड में जाएंगे तो वहां से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऐतिहासिक बैकग्राउंड में जाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और आप जानते हैं 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट में कुछ प्राविधान किए गए थे। सबसे प्रमुख प्राविधान तो ये था इस चार्टर एक्ट के कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इस चार्टर का प्रमुख बिंदु ये था। तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे। तो इस चार्टर एक्ट के आते ही इनका पद बदल गया और ये बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बन गए। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। तो 1833 का चार्टर एक्ट आया और इस चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। और इतना ही नहीं, गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करता था, इस कार्यकारिणी परिषद में उस समय कुल 3 सदस्य हुआ करते थे, 3 सदस्य। और ये चार्टर जब आया तो इसमें 1 सदस्य की बढ़ोतरी कर दी गई। कहा गया कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। तो ये एक सदस्य जो बनाया गया, ये किस रूप का सदस्य था? ये विधि सदस्य के रूप में बनाया गया। विधि सदस्य यानी कानूनी मामले पर गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये चौथा सदस्य जो जोड़ा गया वो विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। और विधि सदस्य के रूप में जो पहली नियुक्ति होती है वो लॉर्ड मैकाले की होती है। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हो जाती है। और लॉर्ड मैकाले जब भारत आते हैं, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनते हैं, तो इन्हीं की अगुवाई में एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। ये विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया इस विधि सदस्य के अध्यक्षता में। तो विधि सदस्य के अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले बने। अब लॉर्ड मैकाले जब अध्यक्ष बन गए तो यहाँ पर विधि आयोग ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया। और इस ड्राफ्ट में देखिए अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है। लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। आईपीसी, इससे तो परिचित हैं सब लोग, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इसी के तहत भारत में पूरा क्रिमिनल मामला चलता है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उस अपराध की सजा का वर्णन इसी आईपीसी में किया गया है। इसमें अपराध की परिभाषा बताई गई है और
किस अपराध के लिए कितनी सजा दी जाएगी, इसका वर्णन भी आईपीसी में किया गया। तो इस आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था लॉर्ड मैकाले ने, और उसी ड्राफ्ट के आधार पर 1860 ईस्वी में आईपीसी को पास कर दिया गया। अब आप जरा सोचिए कि आईपीसी बनाया गया 1860 में और अभी तक चल रहा है 2024। कितना पुराना ये कानून है, लेकिन अभी भी ये कानून चल रहा है। तो यहाँ पर इसका ड्राफ्ट तैयार किया था लॉर्ड मैकाले ने, प्रथम विधि आयोग का जो अध्यक्ष था, और उसी ड्राफ्ट के आधार पे 1860 में आईपीसी का निर्माण किया गया। इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया, जो अभी भी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से आया था। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट, और इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत द्वितीय विधि आयोग का गठन किया गया। सेकंड लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था लॉर्ड मैकाले की अगुवाई में, लेकिन जो सेकंड लॉ कमीशन बनाया जाता है ये किसकी अगुवाई में बनता है, ये बनता है सर जॉन रोमली की अध्यक्षता में इसको बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन रोमली, इन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, और सर जॉन रोमली की अध्यक्षता में गठित ये विधि आयोग सीआरपीसी और सीपीसी पर अपने सुझाव दिए थे। सीआरपीसी और सीपीसी पे अपना सुझाव दिया, और ये सीपीसी कब पास हुआ, 1859 में पास हुआ, और सीआरपीसी कब पास हुआ था, 1861 में पास हुआ था। बाद में 1973 में इसमें संशोधन कर दिया गया, जो अभी भी चल रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आईपीसी जो बनाई गई, यहाँ पर जो आईपीसी बनाई गई थी वो पहले विधि आयोग के सिफारिश पर बनाई गई थी 1860 में। आईपीसी 1860 में इसका निर्माण हुआ था, और जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी ये कब बना, 1861 में बना। 1861 में, बाद में संशोधन हुआ, 1973 वाला लागू है। तो ये दूसरे विधि आयोग के रिपोर्ट पर इसका निर्माण किया गया था। ध्यान दीजिएगा, आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। आईपीसी में अपराध को परिभाषित किया गया है, और किस अपराध के लिए कितना दंड मिलेगा उसका वर्णन किया गया है आईपीसी में। सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड कहा जाता है इसको, दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें प्रक्रिया बताई गई है कि जब किसी अपराधी को दंड देना होगा तो उसकी प्रक्रिया क्या चलेगी, यानी न्यायालय में जो मुकदमा चलता है उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस मुकदमे की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे गिरफ्तारी होगी, कैसे जमानत मिलेगा, कैसे सम्मन भेजा जाएगा, कैसे वारंट कटेगा, ठीक ना, कैसे बहस होगी, कौन जज निर्णय देगा, इन तमाम बातों का वर्णन सीआरपीसी में किया गया है। तो आईपीसी का जो निर्माण हुआ था वो पहले विधि आयोग के सुझाव पर हुआ था, और सीआरपीसी का जो निर्माण हुआ था ये दूसरे विधि आयोग के सुझाव पर किया गया था। इसके अलावा सीपीसी भी है, सिविल प्रोसीजरल कोड। सिविल मामलों की प्रक्रिया क्या होगी, आप जानते हैं दो तरह के मामले होते हैं, एक तो होता है क्रिमिनल केस, एक होता है सिविल केस। क्रिमिनल केस में वो मामले आते हैं जिस पर दंड का प्राविधान होता है, लेकिन सिविल मामलों में वो मामले आते हैं जिसमें दंड नहीं दिया जाता बल्कि केवल न्याय दिया जाता है। जैसे विवाह का मामला, तलाक का मामला, गुजारा भत्ता का मामला, बच्चे की कस्टडी, उत्तराधिकार का मामला, इसके अलावा कोई एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है उसका मामला, किराएदार का मामला, किसी जमीन का विवाद, तो उसमें केवल निर्णय आता है, उसमें किसी को सजा नहीं होती। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी मुकदमे की, उसका वर्णन सीपीसी में किया जाता है। तो यहाँ पर सीपीसी और सीआरपीसी का जो कानून पास किया गया था ये दूसरे विधि आयोग के सिफारिश पर किया गया था। सीपीसी 1859 में और सीआरपीसी 1861 में पास हुआ था, जो बाद में संशोधित हुआ देश आजाद होने के बाद, 1973 वाला लागू किया गया। तीसरे विधि आयोग की बात कर लें तो तृतीय विधि आयोग का गठन 1861 में हुआ था, और दोबारा इन्हीं को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। सर जॉन रोमली को
फिर से इसका अध्यक्ष बना दिया गया, तीसरे विधि आयोग का भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और इस तीसरे विधि आयोग के सिफारिश पर कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए, कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के समय में। इनमें कुछ कानूनों को देख लीजिए। को कहा जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो सबूत पेश किए जाते हैं उस संबंध में जो कानून है, उसका वर्णन इंडियन एविडेंस एक्ट में किया गया। और ये एक्ट कब पास हुआ था? 1872 में पास हुआ था। तो तीसरे विधि आयोग के सुझाव पर इंडियन एविडेंस एक्ट पास हुआ, जो वर्तमान समय में भी चल रहा है। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो समझौते के माध्यम से लोग कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपस में, उससे संबंधित जो अधिनियम पास हुआ था वो भी 1872 में हुआ था। इसके अलावा द ओथ एक्ट, द ओथ एक्ट, ओथ एक्ट क्या है भाई? शपथ। आप जानते हैं ना, जब कोर्ट में पेश किया जाता है लोगों को, चाहे वो मुजरिम हो या गवाह हो, तो उससे शपथ दिलाई जाती है। आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, हम गीता की शपथ ले, गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो कुछ भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि ऐसा कोई वर्णन नहीं है इस ओथ एक्ट में। वहां केवल अंतरात्मा से ये बात कही जाती है कि जो भी हम कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे जो ओथ एक्ट है ये 1875 में पास हुआ था, लेकिन 1969 में संशोधित रूप आया और यही संशोधित रूप इस समय लागू किया गया है। तो इस समय इस तरह से तीसरे विधि आयोग की सिफारिश पर ये सारे कानून पास हुए थे। एक जानकारी आपको दे दें कि हमारी जो आईपीसी है और सीआरपीसी है, इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट आईईवी, इनका संशोधन हो चुका है अभी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो ये संशोधित हो चुके हैं, इनका नाम बदल चुका है, इसमें धाराएं बदल चुकी हैं। तो इसके बारे में आगे देखेंगे। तो ये सारे जो कानून बने थे, जो अभी तक चल रहा था 2024 तक, ये पहले विधि आयोग, दूसरे विधि आयोग और तीसरे विधि आयोग, जो कि ब्रिटिश काल के विधि आयोग थे, उनके सिफारिश पे ये कानून बनाए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। जब भारत आजाद हुआ 1947 में और 50 में संविधान लागू हुआ, उस समय पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यहाँ देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 5 अगस्त 1955 को किया गया था। 1955 में पहला विधि आयोग बनाया गया विधि मंत्रालय के तरफ से। पहले विधि आयोग का गठन किया गया और इस विधि आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? इसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी पढ़ेंगे आप लोग संविधान में, वहां देखे होंगे कि केंद्र सरकार का एक वकील होता है जो केंद्र सरकार का केस लड़ता है विभिन्न न्यायालयों में जाके, उसी को कहा जाता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो जो उस समय के अटॉर्नी जनरल थे, उन्हीं को विधि आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था एमसी सीतलवाड़। क्या नाम था इनका? एमसी सीतलवाड़ था। और विधि आयोग अभी तक, चूंकि 22 विधि आयोग तो गठित हो चुके हैं, 23वां विधि आयोग गठित किया गया है। तो अभी तक ये विभिन्न विधि आयोग ने क्या किया है? 277 रिपोर्ट पेश कर चुकी है। और इन्हीं रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के कानून बनाए जाते हैं भारत में। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन विधि आयोग के संबंध में। ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी हमने देख लिया। ब्रिटिश काल में विधि आयोग कब बना, कैसे बना, कौन अध्यक्षता किया, और स्वतंत्र भारत में विधि आयोग कब बना, किसके अध्यक्षता में बना, इस समय की स्थिति क्या है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक कानून का परिवर्तित स्वरूप भारतीय आपराधिक कानून संहिता यानी बीसीएलसी को कब लागू किया गया? अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि जो हमारी आईपीसी थी, आईपीसी, सीआरपीसी और साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानून बदल चुके हैं। और इन्हीं तीनों कानूनों का जो सम्मिलित रूप है, यही है बीसीएलसी, यानी
भारतीय आपराधिक कानून संहिता, ये तीनों का सम्मिलित रूप है। ये तीनों कानून अब जाके बदले गए। अंग्रेजों के समय का था 1860, 1859, 1861 का बना हुआ ये कानून अभी तक चल रहा था देश में, तो इसको बदल दिया गया है। तो यही क्वेश्चन बन गया कि इसको कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2024 को, 1 अगस्त 2024 को, 15 अगस्त 2024 को, या फिर 2 अक्टूबर 2024 को। ये नया वाला जो कानून बनाया गया, तीनों का जो सम्मिलित रूप है, परिवर्तित रूप है, बीसीएलसी, इसको कब लागू किया गया? 5 सेकंड का टाइम है, देखते हैं सही जवाब कौन देता है। ये तीनों कानून बदल चुके हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों चेंज हो चुके हैं, और इन्हीं तीनों का जो सम्मिलित रूप है वही है भारतीय आपराधिक कानून संहिता। भारतीय आपराधिक कानून संहिता यानी बीसीएलसी। तो ये कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए वाला, यानी 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को ये कानून लागू हो गया। इसी के आधार पे अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो प्रशासन का मामला हो या कोर्ट का मामला हो, इसी के आधार पे अब न्याय दिया जाएगा। अब निर्णय पर, दंड पे ज्यादा फोकस नहीं है, न्याय पे ज्यादा फोकस किया जाएगा इन कानूनों के माध्यम से। अब इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं और बहुत सारे प्रश्नों का हमको जवाब मिलने वाला है। यहाँ एक एक क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो इसी रूप में इसको मॉडिफाई किया गया है आज की क्लास को, कि एक क्वेश्चन के सहारे हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सके। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग मॉडिफाई किए हुए हैं। तो चलिए इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं और देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन पे आ जाइए। यहाँ देखिए, कह रहा है 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। अब ये तीनों नए आपराधिक कानून कौन कौन से हैं और कौन से पुराने कानून का ये जगह लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, आप इसको ठीक से समझ लीजिए। ये तीनों नए कानून 3 पुराने कानून का स्थान लेंगे। तो 3 पुराना कानून कौन कौन सा था? इसमें पहला है आपका भारतीय दंड संहिता, जिसकी चर्चा अभी हमने किया, 1860 में बना था पहले विधि आयोग के सिफारिश पर। तो भारतीय दंड संहिता, जिसको हम आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड, ये 1860 में बना था और इसमें कुल 511 धाराएं थी। जैसे बोलते थे मर्डर हो गया तो 302 का चार्ज लग गया, तो 302 इसी का हिस्सा है, आईपीसी का ही हिस्सा है। तो इसमें 511 धाराएं थी। अब इसके स्थान पे नया कानून आ गया। क्या आया है? इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। जो पहले था भारतीय दंड संहिता, अब ये हो गया भारतीय न्याय संहिता, यानी बीएनएस। पहले इसको बोलते थे आईपीसी, अब ये हो गया बीएनएस। तो इसमें कुल 511 धाराएं थी और इसमें कितनी हो गई हैं? कम कर दी गई, अनावश्यक धाराओं को हटा दिया गया है। तो धाराओं की संख्या हो गई है 358। करंट के क्वेश्चन में ये महत्वपूर्ण पार्ट होगा, इसको आप ठीक से माइंड सेट बनाइए, इसका नोट्स बनाइए। ये आगामी आने वाले विभिन्न वनडे एग्जामों में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, तो इसका नोट्स आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। तो भारतीय दंड संहिता के स्थान पे भारतीय न्याय संहिता का निर्माण किया गया और उसको लागू कर दिया गया। कंपेयर अगर करेंगे तो इसमें धाराओं की संख्या 511 थी और इसमें धाराओं की संख्या 358 हो गई है। दूसरे पे आ जाते हैं। हमारा दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता, यानी सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये 1861 में बना था, लेकिन आजादी के बाद 1973 में इसको परिवर्तित कर दिया गया। यही 1973 वाला अभी तक लागू था 2024 तक। तो सेकंड लॉ कमीशन, द्वितीय विधि आयोग के सिफारिश पर सीआरपीसी का गठन किया गया। सीआरपीसी संहिता बनाई गई 1861 में और 1973 में इसको रिप्लेस किया गया। अब इसको बदल दिया गया, अब ये नए नाम से आ गया है
और इस नया नाम को क्या कहा गया? इसको कहा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNNS। BNNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस पुराने वाले कानून में 484 धाराएं थी, इस नए वाले कानून में 531 धाराएं हैं। धाराओं की संख्या बढ़ गई, कुछ नई चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, जैसे डिजिटल साक्ष्य को भी इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया है और तमाम चीजें नई जोड़ी गई हैं, तो कुछ धाराओं की संख्या इसमें बढ़ गई है। तो आपको याद रखना है कि सीआरपीसी के जगह पे BNNS का निर्माण किया गया है, इसको लागू कर दिया गया है। तो दो कानून हो गए, पहला हो गया भारतीय दंड संहिता, आईपीसी के जगह पर भारतीय न्याय संहिता आ गई, और सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा वाला कानून क्या है जो बदला गया है? तीसरा वाला कानून है वही जो अभी कुछ देर पहले हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। सबूत कैसे पेश किए जाएंगे, तो इसको भी रिप्लेस कर दिया गया। पुराना वाला जो 1872 वाला था, इसको हटा करके अब लाया गया है 2024 वाला। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेस हो गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 का आ गया है। पुराने वाले में 167 धाराएं थी और नए वाले में 169 धाराओं को रखा गया है। तो ये तीन कानूनों का जो एक संहिता है, इसी को मंजूरी प्रदान किया गया और उसके बाद इसको लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, दिसंबर 2023 में तीनों नए कानून संसद के द्वारा पारित किए गए थे, यानी पिछले वर्ष ही इसको पारित कर दिया गया था, दिसंबर 2023 में। इनमें दंडात्मक कार्रवाई के स्थान पर न्याय प्रदान करने पर प्राथमिकता प्रदान किया गया है। तो दंडात्मक कार्रवाई पे फोकस नहीं होगा, बल्कि न्याय मिलना चाहिए लोगों को। लोग न्यायालय जाते हैं न्याय पाने के लिए, तो न्याय देने पे प्राथमिकता प्रदान की गई है। अनावश्यक जो देरी हो रही थी अभी तक, उस देरी को कम करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि पहले जो मामले चलते थे वर्षों तक लटके रहते थे, 10-10 साल 20-20 साल तक मुकदमे चलते रहते थे, किसी को कोई सजा नहीं होती थी। तो उस अनावश्यक समय को घटाया गया है कि जल्द से जल्द न्याय प्रदान किया जाना चाहिए, तो इन सब पे फोकस किया गया। तो ये तीन नए कानून आ गए हैं, पुराने कानूनों का स्थान ले लिए। तो बात क्लियर हो गई होगी, इसका क्वेश्चन का आंसर और साथ में इसका डिस्क्रिप्शन। ये सारी घटनाएं 2024 की हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है और प्रत्येक लाइन में कुछ न कुछ कोई न कोई क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा CAA 2019 के संबंध में नागरिकता संशोधन, ये नियम है, इसको ठीक कर लीजिएगा, नागरिकता संशोधन नियम, ये नागरिकता संशोधन नियम है, 2024 को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया। ध्यान रखिएगा क्या है पूरा मामला, इसको समझ लीजिए। आप जानते हैं कि 2019 में एक कानून पास हुआ था जिसको हम CAA बोलते हैं। CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो ये संशोधन किया गया था एक कानून में, 1955 में नागरिकता कानून बनी थी। और इसी नागरिकता कानून में जब कोई संशोधन करना पड़ता है तो उसको नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA बोला जाता है। तो 2019 में भी इस नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया, यानी CAA लाया गया। लेकिन उस समय कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था, क्योंकि इसमें जो प्राविधान किए गए थे
उसको लेकर के कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और देश में शाहीन बाग का आंदोलन हो गया था, जिसके वजह से इसके रूल्स नहीं बन पाए। और जब तक रूल्स बनेंगे नहीं तब तक अधिनियम अप्लाई नहीं होता है। तो इस रूल्स को ही अधिसूचित किया गया है। वहीं से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा सीएए के संबंध में ये रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स को अधिसूचित किया गया, इसके नियम बनाए गए हैं। कोई भी अधिनियम होता है, उस अधिनियम को धरातल पर लाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। तो अधिनियम तो संसद पास करती है, लेकिन जो नियम होता है वो मंत्रालय पास करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये नियम किस मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विदेश मंत्रालय के द्वारा, या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, या गृह मंत्रालय के द्वारा, या विधि मंत्रालय के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया। तो आंसर क्या होगा? नागरिकता के संबंध में जो रूल्स बनाए जाते हैं, तो नागरिकता किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आप जानते हैं कि नागरिकता गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसलिए नागरिकता के संबंध में कोई भी नियम बनाए जाएंगे तो वो गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। तो यहाँ पर भी जो अधिसूचना दी गई है रूल्स के लिए, नियम के लिए, वो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, गृह मंत्रालय के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है। अब इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन छिपे हैं, उसको देख लीजिए। यहाँ देखिए, कह रहा है 11 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया। यह नियम 11 दिसंबर 2019 को संसद के द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सीएए, जिसको बोलते हैं सीएए 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। यानी 2019 में संसद ने जो सीएए पास किया था, सीएए जो पास किया था, कब पास किया था? 11 दिसंबर 2019 को। अब इसको लागू करने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो वही रूल्स बनाया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा और उसको राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया। और ये कब अधिसूचित किया गया है? 11 मार्च 2024 को। तो ये संशोधन अधिनियम तो 2019 में ही पास हो गया था, लेकिन लॉकडाउन हो गया, उसके बाद देश में सब कुछ ठप हो गया, तो इस पे भी काम नहीं हो पाया। अब जाकर के 2024 में इसके रूल्स बनाए गए हैं और इसी रूल्स के माध्यम से लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इसका नियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग करंट में उस समय सुने रहे होंगे कि सीएए 2019 जो आया था, इसमें व्यवस्था ये थी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले जो गैर मुसलमान हैं, वो हिंदू हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, ठीक ना, 6 धर्म के लोगों को इसमें मान्यता दिया गया था कि अगर ये 6 धर्म के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ के भारत में आते हैं और भारत में 5 साल तक निवास कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये गैर मुसलमानों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। तो भारत के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों हो रहा है? जब कानून बन रहा है तो सबके साथ समानता होनी चाहिए, मुसलमानों को इसमें मान्यता क्यों नहीं दिया गया? तो सरकार का तर्क था कि चूंकि ये तीनों देश मुस्लिम देश हैं, इसलिए इनके साथ वहां पर कोई धार्मिक उत्पीड़न हो ही नहीं सकता, इसलिए उनको बाहर रखा गया है। लेकिन जो गैर मुसलमान है, खासकर हिंदू हैं, सिख हैं, इनके साथ उत्पीड़न लगातार हो रहा है। पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, अफगानिस्तान में भी। तो ये लोग अगर धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आते हैं तो भारत सरकार इनको नागरिकता प्रदान कर देगी अगर ये 5 साल तक भारत में निवास कर लेते हैं। तो चाहे ये लीगल तरीके से आए या इलीगल तरीके से आए, यानी दस्तावेज के साथ आए या दस्तावेज के बिना आए,
इनके पास पासपोर्ट वीजा हो या ना हो, फिर भी अगर ये भारत में आते हैं, उत्पीड़न के कारण आते हैं, अपनी जान बचाने के लिए आते हैं, तो हम इनको भारत की नागरिकता दे देंगे। यही मामला था CAA 2019 का। तो इसमें CAA 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुसलमानों को भारत की नागरिकता प्रदान करेगा। तो ये व्यवस्था इसमें रखी गई, इसी का नियम पास किया गया है 11 मार्च 2024 को। आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम, इससे संबंधित कुछ और डिस्क्रिप्शन है। यह अधिनियम उन लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप देखिए, ये टाइम देखिए, 2014 से आगे बढ़ेंगे तो 5 साल आगे बढ़ेंगे तो 2019 आ जाएगा। बीच में कितना मिला? 5 वर्ष मिला। यानी 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भारत में आ गए हैं, 2019 में उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, यानी वो 5 साल पूरा कर लेंगे भारत में। तो जो लोग भारत में आकर के 5 साल रह लेंगे और धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आएंगे, तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यही व्यवस्था था इसमें। ऐसे लोगों को अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और 8वीं अनुसूची में वर्णित एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। तो मापदंड कुछ रखे गए हैं, इन मापदंडों को उनको पूरा करना होगा कि किस देश से आ रहे हैं, किस धर्म के हैं और भारत में किस डेट को प्रवेश किए हैं, और भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें से किसी भाषा का ज्ञान उनको होना चाहिए। तो ये कुछ मापदंड दिए गए हैं, अगर ये पूरा करते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आगे है, ऐसे लोगों के पास नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार वैध दस्तावेज न होने पर भी नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। वही वैध दस्तावेज का मतलब है पासपोर्ट वीजा। अगर पासपोर्ट वीजा के साथ आते हैं तो कहा जाता है यह व्यक्ति वैध तरीके से आया है। बिना पासपोर्ट वीजा के आ गए तो घुसपैठ करके आया है, चोरी से आया है। तो अगर इनके पास वैध दस्तावेज नहीं भी है, फिर भी इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसी बात का विरोध था 2019 का जो आंदोलन हुआ था। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, का अनावरण कहाँ किया गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है और अभी हाल ही में इसका अनावरण हुआ है। तो इस प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, जल्दी से बताइए। सूरत में हुआ है, विजयवाड़ा में हुआ है, पुणे में हुआ है या लखनऊ में हुआ है? जल्दी से देखते हैं सही आंसर कौन देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब इसके संबंध में कुछ चीजें और देख लेते हैं जो क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्रिप्शन में, उसको समझ लीजिए। यहाँ देखिए, 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। यह भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 125 फीट है। और किस तरह की ये प्रतिमा है? तो ये ब्रॉन्ज प्रतिमा है, यानी कांस्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 81 है, 81 फीट ऊंचे मंच पर स्थित है। इस प्रकार मंच सहित कुल ऊंचाई 206 फीट है। तो 125 फीट की तो प्रतिमा ही है, साथ में जो सीट बनाई गई है जिसपे प्रतिमा लगाई गई है उसकी ऊंचाई 81 फीट है। तो 81 फीट ये और 125 फीट ये, दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? टोटल ऊंचाई हो जाएगी 206 फीट। तो सबसे ऊंची प्रतिमा ये मानी जा रही है क्योंकि इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है, 206 फीट ऊंचाई हो जा रही है।
इसके मंच को लेकर के। यह विश्व में बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यह सबसे ऊंची प्रतिमा है पूरे विश्व में। बी.आर. अम्बेडकर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है, और यहाँ पर जो हैदराबाद में स्थित है इसकी कुल लंबाई 175 फीट है। इसमें प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट और जो आधार भवन है उसकी ऊंचाई 50 फीट है। तो यहाँ भी जो प्रतिमा है 125 फीट ही है, लेकिन आधार की ऊंचाई ज्यादा कर दिया गया, 81 कर दिया गया, और यहाँ आधार की ऊंचाई केवल 50 फीट थी, इसलिए ये छोटा हो गया और इसकी लंबाई सर्वाधिक हो गई। तो ये हो गया इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? ई रिक्शा चल रहा है ना आजकल, ई एम्बुलेंस की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसको बढ़ावा देने के लिए एक योजना को मंजूरी दिया गया, उस योजना का क्या नाम है? पीएम ई ड्राइव योजना, पीएम ड्राइव योजना, ई ड्राइव योजना, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, देखते हैं सही जवाब कौन देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर पहला है, पीएम ई ड्राइव योजना। इसी के तहत इसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मंजूरी प्रदान किया गया। अब इसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा देख लीजिए, क्या है इसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ देखिए, देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। पीएम ड्राइव योजना, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, पीएम ई ड्राइव यानी प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्वेस्टमेंट के रूप में इसको देखा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इस योजना के लिए 2 वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। कितनी मंजूरी दी गई है, कितने धन की? 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय को निर्धारित किया गया है। इस योजना में ई एम्बुलेंस को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ई एम्बुलेंस चलेगा और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा यह योजना 24.79 लाख ई 2 व्हीलर, 2 पहिया वाहन, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन, 3.6 लाख ई 3 व्हीलर यानी 3 पहिया वाले वाहन, और 14,028 ई बसों को सहायता प्रदान करेगी। तो ये जो योजना लाई गई है इसके डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि इस योजना में ढेर सारा पैसा आवंटित किया गया है, जिससे इस वाहन को, इन वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा सके। तो अगले 2 वर्षों के लिए ये सारा कार्य किया जाएगा। तो ये था आज का, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो टाइम भी काफी लंबा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया ये वीडियो। तो हम लोग अब यहाँ पर इसको विराम देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2024 के जो अन्य आंकड़े हैं, अन्य घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, खेल जगत से संबंधित चीजें, और जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस पे एक नया कलेक्शन लेकर के आएंगे, और नए तरीके से नए लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और हर बार की तरह आप लोगों से एक ही अपील है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई क्वेश्चन है तो उसको जरूर मेंशन करिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे लोगों को इसको जानकारी प्राप्त होती रहे। तो इसी नोट के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।